एक हैशटैग भी चल रहा है और आज की तारीख में शर्मिष्ठा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। चलिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इस तरह आ रही है कि अब लोग एक मिनट के लिए भाजपा सरकार को छोड़ देते हैं। कल मैंने इस पे बारे में ऑलरेडी बात किया। लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार ने जैसे कुमार विश्वास को बचा लिया, भाजपा सरकार ने जैसे तेजिंदर बग्गा को बचा लिया, भाजपा सरकार ने जैसे अजीत भारती को बचा लिया, वैसे वो शर्मिष्ठा को क्यों नहीं बचा पाए? मैंने आपको बताया था कि बाकी सब जो कार्रवाइयां थी पुलिसिया कार्रवाई थी। 2 मामलों में केजरीवाल ने पंजाब की पुलिस भेज रखी थी, एक मामले में कांग्रेसियों ने कर्नाटक की पुलिस भेज रखी थी। इस मामले में चूंकि शर्मिष्ठा कलकत्ता की रहने वाली थी, भाग आई थी परिवार समेत, यहाँ कोर्ट का ऑर्डर था तो ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर था वो इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन हो क्या रहा है, अब लोग धीरे धीरे इनको निशाने पे ले रहे हैं। कोई भी धारणा बनाने से पहले पूरा नैरेटिव सुन लीजिए, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लोगों ने शुरुआत किया कि भाई अगर आपको किसी धर्म के खिलाफ बोलने पे इतनी ही आपत्ति है तो फिर आपकी तो अपनी सांसद, आपके मंत्री, तमाम लोग, वो कलकत्ता का मेयर, वो सब बोलता रहता है। आप ये देखिए सयोनी घोष, आप देखें इन्होंने शिवलिंग को किस तरह दिखाया, इस समय सांसद बन के बैठी हुई हैं, इनको घेरना शुरू किया। फिर तमाम बड़े बड़े पत्रकार, अच्छा हजारों लोगों को घेरा गया है, हजारों ट्वीट्स घेरे गए हैं, लोग खोज खोज के निकाल रहे हैं कि इसने किया उसने किया। मैं आपको सिर्फ 2 दिखाता हूं और दोनों आरफा खानम की दिखाते हैं, आरफा खानम शेरवानी को, क्योंकि बड़ी बुलंद आवाज रहती है इनकी साहब और बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं। ये देखिए इन्होंने ये बाहुबली के एक वो लेकर उन्होंने शिवलिंग की जगह कूड़ादान ले लिया और इस तरह। अच्छा दूसरा भी दिखाता हूं, कहीं देखिए ये सब ट्वीट्स हैं इनके, दी हो रहा है कि ये सब क्या। अच्छा मजेदार बात है कि सब आरफा खानम वगैरह सबने ये ट्वीट डिलीट कर दिए, सब परेशान। लोग पुरानी बातें ढूंढ के ला रहे हैं कि व्हाट अबाउट एमएफ हुसैन। कल तक तो आप ही लोग हैं जो एमएफ हुसैन को सपोर्ट करते थे, जो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते थे, उनको आप सपोर्ट करते थे। अच्छा, ये जो एफआईआर हुई है शर्मिष्ठा के खिलाफ, ये एक वजाहत खान करके शख्स ने की है। तो साहब ये एक इस्लामी ग्रुप चलाता है कलकत्ता में, तो ये वजाहत खान है और इसका ये सोशल मीडिया अकाउंट है। और अब क्या हुआ, इनके भी सारे निकाले गए कि साहब ये तो जमाने से हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा है, तो इसके खिलाफ भी पलटकर दिल्ली में एफआईआर लिखा दी गई। इसके खिलाफ इसके सारे पुराने पोस्ट निकाले गए। अब इसने अपने सारे पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए, इसने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए और अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है। अब इसकी भी हालत खराब है, इसको भी समझ में आ रहा है कि जो इसने शर्मिष्ठा के साथ किया है वो इसके साथ होगा और होगा। तो अभी दिल्ली में एफआईआर हो गई है। अब ये देखना है कि क्या दिल्ली पुलिस, जिस तरह कलकत्ता पुलिस 1500 किलोमीटर आकर शर्मिष्ठा को उठा ले गई, दिल्ली पुलिस इसमें क्या करती है? ओनस, इस समय जो ओनस है वो गृह मंत्री अमित शाह पे है, अमित शाह पे भी अभी आते हैं। अच्छा, तमाम पत्रकारों की बात हो रही, तो आज मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे पत्रकार हैं जो अपना एजेंडा चलाते हैं, एजेंडा भी चलाते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी भी बताते हैं। राजदीप सरदेसाई उसमें एक है। लेकिन इस बार राजदीप सरदेसाई ने जो घटना की है, तो जो हरकत की है, जिसे कहते हैं ना वो नंगे तो पहले ही थे, इस बार तो एकदम बेनकाब हो गए। मैं आपको राजदीप के 2 ट्वीट दिखाता हूं, ये इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है जिसकी कोई लिमिट नहीं। पहले उन्होंने ट्वीट किया, इसको बहुत ध्यान से भी, ये एक अपना चलाते हैं स्टोरी दैट कॉट द आई, यानी वो एक कहानी जो आंख में पड़ी। तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता के पुलिस को इसको गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये कहते हैं कि जो लड़की के जो रिमार्क्स थे वो नफरती थे, वो भड़काऊ थे, लेकिन एक बार उसने माफी मांग ली तो ये पर्याप्त है ना। इसके अभी इसको लगा के रखिए। उन्होंने कहा एक बार लड़की ने माफी मांग ली तो क्या दिक्कत है आपको, उसके बाद उसको अरेस्ट करके आप उसे पब्लिसिटी क्यों दे रहे हैं? एकदम नीचे जाइए आप ट्वीट पे, तो वहां दिखाता है देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ दिस पोस्ट, सी द लेटेस्ट। उसके बाद इनको अभी दूसरा नया वर्जन मत दिखाइएगा, अभी समझिए, हटाएं इसको। ये पोस्ट लगाने के बाद राजदीप सरदेसाई को पड़ी डांट। राजदीप सरदेसाई को इसलिए डांट पड़ी कि तुम्हारी बीबी सागर का घोष को इसलिए सांसद बना के रखा है कि तुम कलकत्ता पुलिस को क्रिटिसाइज करो। तो अब भाई आपको तो अपना राजनीतिक ड्यू भी चुकाना है। इसीलिए मैं कहता हूं पत्रकारों को कभी भी कोई राजनीतिक फेवर नहीं लेना चाहिए, और अगर राजनीतिक फेवर ले लीजिए तो फिर ले लीजिए ना, फिर कहिए कि हम पॉलिटिकल आदमी है, फिर उसको बाद अपने आप को पत्रकार मत बताइए। इन्होंने अपना ट्वीट चेंज किया, चेंज करके उसमें जो ये लाइन थी कि उसने अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी दी है, उसने मतलब बिना शर्त माफी मांगी है, ये अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए, ये लाइन राजदीप ने हटा दी। ये
मुझे कहने में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है। आप जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर अब अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करता, बहुत एग्रेसिव भाषा नहीं करता, पर ये घटियापन है, ये दोगलापन है, ये एक पत्रकारिता पे धब्बा है। अच्छा, आगे देखें। मैं आपको बता रहा था ना, देखिए इस देश में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, सुनने में बुरी लगती हैं साहब। कुछ लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत जिंदगियां बदल दी। इस देश में पहली बार जब हम लोग स्कूल में थे तो वो सेकुलरिज्म एकदम घोट के आपके मुंह में डाल दिया जाता था। आपको सेकुलरिज्म के अलावा कुछ मालूम ही नहीं था। पहली बार इस देश के सेकुलर जमात की आंख खुली शाहबानो केस से, और धीरे धीरे फिर आप देखते हैं कि फिर जब अयोध्या में गोली चली और इतने निर्दोष लोग मारे गए, तब बढ़िया। और फिर कई घटनाएं हुई, फिर गुजरात का दंगा, खास तौर से जो साबरमती केस हुआ जिसमें ट्रेन में लोग जला दिए गए, उससे बहुत अंतर पड़ा, और उससे इतना अंतर पड़ा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए। फिर से अभी नूपुर शर्मा वाला केस, कमलेश तिवारी वाला केस, कन्हैया लाल वाला केस, धीरे धीरे लोगों में जो वास्तव में अब कोई किसी राजनीतिक मकसद से कहीं लगा हुआ, उसका तो मैं नहीं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग एक ईमानदारी से बहुत सोचते थे कि नहीं सेकुलरिज्म वास्तव में होना चाहिए, उनके दिमाग में बदलाव आना शुरू हो गया। और ये बदलाव इतना ज्यादा आया कि आप देखो, ये मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बदलाव नहीं लाया, बदलाव नरेंद्र मोदी को लाया है। भाजपा, ये जो ध्रुवीकरण है, जो पोलराइजेशन है, वो भाजपा नहीं लाई है, पोलराइजेशन भाजपा को लाया है। पोलराइजेशन नहीं होता तो भाजपा आती ही नहीं, पोलराइजेशन नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही नहीं, ध्रुवीकरण नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जीतते ही नहीं। तो आप समझे ये अंतर आता चला जा रहा है, और ये अंतर इतना आ रहा है कि इस बात को ममता बनर्जी भी समझ रही है। ममता बनर्जी इस तरह समझ रही कि इतने बवाल के बाद ममता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, वो दिखाना चाह रही कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हमसे कोई मतलब नहीं, पर ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी को उनके सारे साथी छोड़ रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो हर मुद्दे पे कहते थे कि ममता दीदी जो कह रही है मैं उनके साथ खड़ा हूं, एकदम खामोश है। तेजस्वी यादव खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, डीएमके खामोश है, केजरीवाल खामोश है, कोई ममता के साथ नहीं खड़ा है। बल्कि आप देखें कि चलिए पवन कल्याण को तो हम मान लेते हैं कि भाई वो एनडीए का हिस्सा है, और उन्होंने बड़ा बोल्डली लिखा भी, और ममता के इसमें वीडियो भी लगाया। मैं देखिए पवन कल्याण ने जब ट्वीट किया तो उसमें ममता का वीडियो भी लगाया, और उन्होंने कहा जब टीएमसी के सांसद और चुने हुए नेता सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, जो लाखों लोगों को गहरा तीखा और दर्द होता है, उसका क्या, तब आक्रोश कहां जाता है, उनकी गिरफ्तारी कहां है। और मजेदार बात तो ये कि साहब कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे, जो वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, उनके साहबजादे भी कार्ति चिदम्बरम भी इसको कहते हैं कि गिरफ्तारी बकवास है, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो जाए, आप सोशल मीडिया पे आप जो गिरफ्तारी कर रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि इट इज ब्लैटेंटली अ मिसयूज ऑफ पुलिस पावर, यानी कि ये सत्ता का बड़ा खुला और नंगा दुरुपयोग है। तो अब आप देखिए, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। फिर अमित शाह पहुंच जाते हैं कल वहां पे एक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करने, और बड़ा खुल के कहते हैं कि ये जो तुमने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया है, हमारी सरकार आने दो, जिन लोगों ने किया हम उनको जमीन से खोद कर बाहर निकालेंगे और उसके बाद उनको पनिश करेंगे, भले तुमने उनको जमीन में गाड़ दिया हो। अब अमित शाह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अब वो इसी मुद्दे पे इसी समय जाके कलकत्ता बोल रहे हैं, और अभी तक ममता बनर्जी ने इसको जवाब नहीं दिया। ममता तो तुरंत 5 मिनट के अंदर उनका खोलता हुआ जवाब आता, अभी तक कोई जवाब नहीं आया।